वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज क्लास ऑफ टीडीएस। फर्स्ट क्लास अपने टीडीएस में सेक्शंस पढ़े थे ऑन विच इनकम टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन अ पर्टिकुलर इनकम एट अ पर्टिकुलर रेट up to over and above a specified limit at a particular rate, and some exemptions are given. टाइम ऑफ डिडक्शन होता है टीडीएस का एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ पे विच एवर इज अर्लियर। ओके, अपने बहुत सारे सेक्शंस पढ़े थे टीडीएस का। सेक्शन 192 सैलरीज, सेक्शन 192 कैपिटल ए प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ, सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेक्शन 194 डिविडेंड अभी पढ़े नहीं है, वन पढ़ेंगे बाद में। 194 कैपिटल ए टॉक्स अबाउट 194 कैपिटल ए टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। फिर 194 ए के बाद 194 बी एंड 194 बी बी टॉक्स अबाउट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, वो स्पेशल इनकम। एंड 194 बी बी टॉक्स अबाउट कैजुअल इनकम, दैट इज विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। उसके बाद आता है 194 सी। 194 सी टॉक्स अबाउट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। इंडिविजुअल पेमेंट का लिमिट है 30,000, एग्रीगेट पेमेंट का लिमिट है 1 लाख पर एनम। 194 सी के बाद आता है 194 डी। 194 डी, जी और एच, ये तीन सेक्शन साथ में मैंने आपको बताया था। 194 डी टॉक्स अबाउट इंश्योरेंस कमीशन, 194 G talks about commission on sale of lottery tickets, and 194 H talks about general insurance or commission, I mean general commission or brokerage. So all the three commission up to 15,000 rupees, no TDS, rate is 5% fixed. ठीक है, तो 194 D, G और H ये अपना TDS का सेक्शन है। ओके, सो सर ये तो अपने पढ़ लिए थे। नाउ today's class we are going to डिस्कस द फर्दर प्रोविजंस अहेड। अब अपने को देखना है 194 DA। ओके सर, ये सारे चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 194 DA जो बात कर रहा है, आई मीन आपको खाली 5-6 इनकम दे देगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू डिडक्ट एंड यू विल बी आस्क्ड टू टेल वेदर इस इनकम पे टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको एग्जामिनेशन में सेक्शन नंबर्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट्स एंड रेट्स याद रखना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रोसीड विद द सम। सो 194 DA में बात कर रहा हूँ। 194 D अपने बात कर लिया, अब अपने बात करें 194 DA। DA टॉक्स अबाउट एनी सम अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, जिसका डिडक्शन आपको एटीसी में मिलता है। वंस यू पे द प्रीमियम, उसके बाद वो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, मैच्योर होती है। मैच्योर होने के बाद आपका वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपको मिलता है। तो जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलता है, अगर आपको याद होगा यहाँ पे अपने 10-10 डी भी पढ़े थे, LI लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव मैच्योर्ड अमाउंट, तो वहाँ पे 10-10D में एग्जेम्पशन मिलता है इफ द प्रीमियम पेड इज लेस देन द परसेंटेज फैक्टर विच इज स्पेसिफाइड इन ATC, दैट इज 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू से कम प्रीमियम है, या 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू से कम प्रीमियम है, या डिसेबल्ड लोगों के लिए 15% से कम प्रीमियम है, तो उस केस में उसका मेच्योरिटी अमाउंट भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। एल्स द पॉलिसी अमाउंट मेच्योर्ड विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स। तो अगर आपके हाथ में वो टैक्सेबल होता है तो 194 DA टॉक्स अबाउट दैट वहां पे आपको आपके पॉलिसी मैच्योरिटी अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। नाउ गाइस, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। सबसे पहले आप थ्रेशोल्ड लिमिट समझ लो। 1 लाख और मोर है, यहाँ पे क्या है, 1 लाख और मोर। अगर 1 लाख रुपीज और मोर का पॉलिसी अमाउंट है सो इट विल बी फुल्ली टैक्स डिडक्टेबल, उस पर टीडीएस कट जाएगा। यानी 1 लाख रुपया में भी टीडीएस कटेगा। 1 लाख रुपया यानी 99,999 तक अगर पॉलिसी अमाउंट है इंक्लूडिंग बोनस, तो आपको टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। ओके, नाउ द पॉइंट इज, पहले पॉलिसी वैल्यू का 1% पे टीडीएस काटा किया करता था कि अगर आपका पॉलिसी वैल्यू 2 लाख है तो 2 लाख के ऊपर 1%। बट यू टेल मी गाइस, इनकम टैक्स, इनकम टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन इनकम, टीडीएस आपके इनकम पे डिडक्ट होता है। तो यहां पर आपका जो पॉलिसी वैल्यू मैच्योर हो रहा है, क्या वो आपका इनकम है? ऑब्वियसली नो। इनकम इज व्हाट, द मैच्योर्ड पॉलिसी वैल्यू माइनस द इंश्योरेंस प्रीमियम विच यू हैव पेड, क्योंकि आपने प्रीमियम पे किया तभी तो जाके आपको पॉलिसी मैच्योर्ड वैल्यू मिला है। तो इन दिस केस यू विल डिडक्ट, ये आया अमेंडमेंट इन फाइनेंस एक्ट 2019। ओके, ये पहले से ही आ चुका था कि आपको जो टीडीएस काटना है वो इनकम पोर्शन पे काटना है, विच इज द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज देयर इन, दैट इज 5% ऑन द अमाउंट ऑफ द इनकम। इनकम क्या हुआ, LIC प्रीमियम पेड माइनस LIC पॉलिसी मैच्योर्ड माइनस अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, ये जो नेट अमाउंट आता है यही आपको क्या करना पड़ता है, इस पे टीडीएस काटना पड़ता है 5% के रेट पे। ठीक है, तो रेट भी बढ़ा दिया बट जो वैल्यू पोर्शन है वो कम कर दिया, वो इनकम पोर्शन कर दिया।
किस कब टीडीएस काटना पड़ेगा? पेमेंट के समय टीडीएस काटना पड़ेगा। 194 टॉक्स अबाउट दैट पेमेंट के समय टीडीएस काटना पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स 194E। 194E सिंपल बात है, अगर मान लीजिए कोई भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, याद रखना नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, मैंने रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन का नाम नहीं लिया, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन का नाम लिया। मतलब अगर मैं कोई पेमेंट कर रहा हूं, कोई भी पेमेंट कर रहा हूं नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को और किसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन को, किसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन को या किसी फॉरेन एंटरटेनर को, मतलब जो इंडिया के बाहर है उसको मैं वो एंटरटेनर है या फिर वो कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन है, उसको अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे 20% प्लस सेस, याद रखिएगा 20% प्लस सेस, बिकॉज व्हेन यू आर पेइंग टू नॉन रेसिडेंट उस पे सेस भी आप डिडक्ट ऐड करते हो टैक्स रेट पे, बट जब आप रेसिडेंट को पे करते हो तो सेस ऐड नहीं करते हो। तो व्हेन आई एम पेइंग टू नॉन रेसिडेंट तो 20% प्लस सेस पे मुझे टीडीएस काटना पड़ता है। सर रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन यहां नहीं कवर्ड है तो कहां कवर्ड है? अपने आगे पढ़ेंगे 194J फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, वहां पे स्पोर्ट्समैन जैसे क्रिकेटर लोग भी वहां पे कवर्ड है। तो क्रिकेटर में भी बहुत सारे पोस्ट होल्डर्स है जो प्रोफेशनल सर्विसेज के दायरे में आ जाएंगे एंड 194J में उनका टीडीएस कटेगा, बट नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन का टीडीएस 194E में कटेगा। ये ध्यान से आपको समझना है। तो नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन इंक्लूडिंग एन एथलीट और एंटरटेनर हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, या कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन, तो सेम एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ध्यान से बस क्या सुनना, सेक्शन नंबर, इनकम का नेचर, थ्रेशोल्ड लिमिट और रेट्स, ये चार चीज अगर आपको याद रहेगा ना तो बस द चैप्टर इज डन फॉर यू। अब गाइस आता है 194EE एनएससी डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट। आप एनएससी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 80C डिडक्शन मिल जाते हैं। तो अब एनएससी मैच्योर्ड होगा आपके हाथ में तो आपको अप टू 2500, आई रिपीट 2500 और मोर के ऊपर ही आपको आपके इनकम पे टीडीएस कट जाएगा। आई रिपीट आपके इनकम पे टीडीएस कट जाएगा, 10% टीडीएस कट जाएगा जब आपको एनएससी मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है। और कौन पे कर कोई भी पर्सन डिडक्ट करेगा इफ यू आर रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, आई मीन एन इंडिविजुअल एचयूएफ, सॉरी नॉट रेसिडेंट, एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ हो, आप एनएससी मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल रही है तो up less than 2500 पे there is no TDS, but the moment the amount of maturity amount is more than or equal to 2500 तो TDS आपको 10% पे काटना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 192 पढ़े सैलरी, 192A पढ़े प्रीमेच्योर विड्रॉल, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, 193 पढ़े इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194 पढ़े डिविडेंड, 194 कैपिटल ए पढ़े इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, फिर 194C पढ़े कॉन्ट्रैक्टर्स, उसके पहले बी और बी भी पढ़े लॉटरी वाला, ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कार्ड गेम्स एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। फिर 194C पढ़े पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर वर्क। 194C के बाद क्या पढ़े 194D दैट इज इंश्योरेंस कमीशन। फिर 194DGH मैंने आपको साथ में पढ़ा दिया था, जी है सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, एच है कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, तीनों का लिमिट सेम है 15,000 और 5%। 194D के बाद आएगा DA क्या है सर, याद आ रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योर्ड होना। तो वहां पे अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट है तो आपको 194DA में क्या करना है, TDS काटना है, जो अभी चेंज होके 5% ऑन इनकम कंपोजिशन हो गया है। 194D के बाद 194E है दैट इज नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन। अगर मैं नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को दे रहा हूं तो उस केस में TDS 20% कटेगा प्लस सेस पे 20% प्लस सेस, जो टोटल अमाउंट आ रहा है उस पे वो TDS रेट कटेगा। देन कम्स डबल ई दैट इज पेमेंट ऑफ एनएससी डिपॉजिट्स, तो उस पे भी TDS कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। तो जी और एच अपने ऑलरेडी कर चुके, अब अपने बाकी का पोर्शंस को आगे बढ़ाते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेंट के ऊपर अपने को डिस्कशन करना है, यानी भाड़ा। ठीक है, अगर मैं आपको रेंटल इनकम दे रहा हूं तो मुझे TDS काटना पड़ेगा 194I में, बट अगर आपको याद होगा A, C, H, I और J, ये 5 सेक्शंस में दोज इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दे आर नॉट लायबल टू डिडक्ट TDS। मतलब अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूँ जिनका पिछले साल में टैक्स ऑडिट वाला थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं था या फिर टर्नओवर लिमिट नहीं था, आई एम नॉट लायबल टू डिडक्ट TDS अंडर AC, HI, J। तो अगर मैं AC, HI, J में TDS डिडक्ट करने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो A
के अंदर तो इंटरेस्ट है, सी के अंदर वर्क है, एच के अंदर कमीशन, आई के अंदर रेंट है, मतलब रेंट भी आ गया। रेंट में भी दो इज इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं हो रही पिछले साल में, तो वो रेंट के अंदर टीडीएस नहीं काट सकते, ठीक है, उनको नहीं काटने की रिक्वायरमेंट है। अगेन द पेमेंट मेड इज टू अ रेसिडेंट, यहाँ पे लिमिट क्या है सर, पर एनम ग्रेटर देन 2,40,000, यानी पहले ये 1,80,000 था, ये लिमिट को बढ़ा के 2,40,000 किया गया है। तो 2,40,000 से ज्यादा अगर पर एनम मैं रेंट पेमेंट कर रहा हूँ एक पर्सन को, ये पे इंडिविजुअल वाइज है, राइट। तो इस केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, कितना रेट पे, अगेन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एसेट्स यू हैव टेकन ऑन रेंट। अगर वो छोटी एसेट्स है जैसे प्लांट और मशीनरी है या कोई इक्विपमेंट है तो 2% टीडीएस कटेगा, और अगर वो बड़े एसेट्स है जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, या लैंड अपेटेंट टू अ बिल्डिंग है, या कोई फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, याद रखना अगर फर्नीचर फिटिंग्स है तो 10% टीडीएस कटेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स या फिटिंग्स पे 10% टीडीएस कटेगा। सेम टीडीएस कटेगा कब, क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो आई पे क्या होगा, 2,40,000 से ज्यादा अगर आपने पेमेंट किया रेंट का तो टीडीएस काटना, वरना मत काटना। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ, कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ हुज टोटल सेल्स और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन डू नॉट एक्सीड द मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाइड अंडर 44AB, यानी जो लिमिट 44AB में स्पेसिफाइड है उसको उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है तो रेंट पे टीडीएस काट लेगा, ठीक है। आई मीन रेंट पे टीडीएस नहीं काटेगा, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है वो। अब आता है गाइस 194 आई में, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ। 194 आई का ही एक कॉरोलरी सेक्शन है 194 आई बी। आई रिपीट, 194 आई का एक कॉरोलरी सेक्शन है 194 आई बी, है ये इसी से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा बात तो मैं अभी पढ़ा देता हूँ। 194 आई में क्या कवर्ड है गाइस, कि पर्सन एनी पर्सन इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194 आई, राइट। नाउ मुझे बताइए, इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दे आर नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194 आई, ओके। Now the point is, when they are paying rent, so will they not be liable to deduct TDS on rent? Obviously no, because 194I strictly tells those individual HUF who's not liable to tax audit in the preceding financial year, they are not required to deduct TDS. उन्हीं के लिए सेक्शन आया 194IB। जो 194I में नहीं काटेंगे वो 194IB में काटेंगे। किस में काटेंगे? 194IB पे काटेंगे, which is in the next page. You can check payment of rent by certain individuals of HUF. Payment of rent by certain individual HUF, और वो individual HUF वही है, individual HUF other than individual HUF whose total turnover from exceed the limit under 44AB responsible for paying rent। मतलब जो individual HUF का लिमिट से ज्यादा एक्सीड कर गया है उनको छोड़कर बाद बाकी इंडिविजुअल एचयूएफ, मतलब जिनका लिमिट एक्सीड नहीं किया है, आई रिपीट, जिनका लिमिट एक्सीड नहीं किया, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। यहां लिखा है डू नॉट एक्सीड, क्या लिखा है? डू नॉट एक्सीड, मतलब डू नॉट एक्सीड वाले को छोड़कर अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, सो दे विल बी लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194I। नाउ सी 194IB, other than individual HUF exceed the limit specified under 44, मतलब जिनका पिछले साल में लिमिट से ज्यादा का टर्नओवर है, तो उनको छोड़ के अगर कोई इंडिविजुअल HUF, मतलब जिनका लिमिट से ज्यादा का टर्नओवर नहीं है, ठीक है, those who are not liable to tax audit, they are supposed to deduct TDS under 194IB when the amount of payment is more than 50,000। I repeat, when the amount of payment is more than 50,000 per month। यहाँ पे क्या लिमिट है? पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ मतलब 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज, 20 डेज, ये भी ये डेज के लिए भी अगर आपका 50,000 से ज्यादा हो गया तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। बट 194I में क्या था? पर एनम 2,40,000। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब ये जो रेंट है ना, ये रेंट लैंड और बिल्डिंग के लिए, क्या बोला मैंने? ये रेंट लैंड और बिल्डिंग के लिए। This rent is for land and building. This rent is for land or building. 194IB clearly defines rent as the payment made for use of land or building. तो ये जो लैंड और बिल्डिंग है उसी के लिए ये रेंट है, और उसी के ऊपर टीडीएस रेट भी क्या है? 5%। आई रिपीट, उसी के लिए टीडीएस रेट भी क्या है? 5%। नाउ इसमें एक छोटा सा क्रक्स है, इसमें एक छोटा सा क्रक्स है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं, बिकॉज ये रिवीजन क्लास है। अज्यूम दैट यू पीपल आर डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सर 206AA बोल के एक सेक्शन हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि डिडक्टर is deducting taxes, so deductor should have PAN details of deductee, deductor should have
पैन डिटेल्स ऑफ डिडक्टी। तो डिडक्टर क्या है, डिडक्ट कर रहा है टैक्सेस, तो डिडक्टर को पैन नंबर चाहिए डिडक्टी का, बिकॉज उसी के वजह से फिर वो टीडीएस काट के डिपॉजिट कर पाएगा गवर्नमेंट को एंड रिटर्न फाइल कर पाएगा, जो अपने आज पढ़ेंगे। Section 206AA says that if PAN of deductee is not furnished to the deductor, or if it is furnished but wrongly given to the deductor, मतलब गलत पैन नंबर दे दिया डिडक्टर को डिडक्टी ने, तो डिडक्टर हैज अ पावर टू डिडक्ट टीडीएस at the highest of the following three rates, at the highest of the following three rates। एक है rates in force, एक है rates in act, और एक है 20% whichever is higher। मतलब 206AA allows the deductor to deduct TDS at higher rate if PAN details are not furnished by the deductee। यहां पे 194 IB में एक रेस्ट्रिक्शन है कि इवन इफ पैन डिटेल्स आर नॉट फर्निश्ड बाय द डिडक्टी, मतलब उस रेसिडेंट ने अगर अपना पैन नंबर नहीं दिया है, तो 206AA के कारण अगर कोई भी टीडीएस कट रहा है, सो ऑब्वियसली 20% ऑफ द टोटल अमाउंट टीडीएस कटेगा। Okay, now the point is 206AA restricts this imposition that the maximum amount of TDS that can be deducted under section 206AA in case 206AA is applicable is the last month's rent। I repeat, is the last month's rent, कि वो last month का जो rent amount है उससे ज्यादा TDS 194 IB में बिकॉज ऑफ 206AA नहीं कट सकता। इसका मतलब सर इसके ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन आ गया है जो आपको यहां पे मिलेगा, इसके ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन आ गया है जो आपको यहां मिलेगा, कि अगर 206AA is getting attracted when I'm deducting TDS under 194 IB, I have to ensure that the maximum deduction should not exceed the last month's rent of the tenant, या तो जिस साल वो वेकेंट किया है या तो ईयर का लास्ट मंथ, दैट इज 31 मार्च। सो सर डिडक्शन कब करना है अपने को, व्हेन डू वी डिडक्ट? सो डिडक्शन विल बी एट द टाइम ऑफ क्रेडिट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस मंथ आपने लास्ट मंथ क्रेडिट किया, जैसे मान लो अप्रैल टू मार्च अगर फुल ईयर मैंने रेंट पे दिया है, तो अप्रैल टू मार्च महीना में जाके ये क्रेडिट हुआ है, आई मीन अप्रैल मंथ जो भी है, मार्च महीना में जाके आपकी टीडीएस की लायबिलिटी आएगी। और द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी लास्ट मंथ मतलब सर इफ आई हैव वकेटेड, मतलब इफ सामने वाला ने वकेट कर दिया जनवरी में, तो जनवरी में टीडीएस लायबिलिटी आएगी। इज वकेटेड ड्यूरिंग द ईयर टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज, मतलब लास्ट मंथ की जो क्रेडिट डेट है और पेमेंट डेट है, whichever is earlier is the time of deduction for 194 IB। तो 194 IB एक exclusive special section है which is only applicable for those people who are not liable to deduct TDS under 194 I, and 194 IB will tell indirectly that individual HUF who was not liable to tax audit in the preceding financial year, only they are liable to deduct TDS under 194 IB, where the rent limit is पर मंथ, दैट इज 50,000 और मोर। ठीक है, अब अपने ऊपर आते हैं 194 IA। बहुत ध्यान से सुनना, 194 IA इज वेरी सिंपल। अ सेलर sells immovable property, a seller sells immovable property to a buyer, okay? Now obviously the buyer will pay consideration to the seller, definitely। इसी कंसिडरेशन पे टीडीएस अंडर 194 IA विल बी डिडक्टेड। सो बेसिकली पेमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आई रिपीट, पेमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, आई रिपीट अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर जो प्रॉपर्टी है उस पे टीडीएस कटेगा, एग्रीकल्चरल लैंड पे टीडीएस नहीं कटेगा, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, दैट इज नॉट परव्यू कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ टीडीएस। तो अप टू 50 lakhs पे, आई रिपीट 50 lakhs के नीचे अगर अमाउंट है तो कोई टीडीएस नहीं है, 50 lakh और मोर होते ही टीडीएस विल बी अट्रैक्टेड। ठीक है, अगेन द बायर विल डिडक्ट टीडीएस ऑन द इनकम ऑफ द सेलर एट द रेट ऑफ 1%, मैक्सिमम लिमिट मिनिमम रेट, मैक्सिमम लिमिट इज 50 lakhs, मिनिमम रेट इज 1%। अगेन रेसिडेंट ट्रांसफरर के लिए एप्लीकेबल है। तो कोई भी पर्सन जो ट्रांसफरी है, मतलब जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू द रेसिडेंट ट्रांसफरर
अदर देन 194 LA। सर ये 194 LA अलग से सेक्शन है, इसलिए 194 LA यहाँ पे हटा दिया। क्यों हटाया अभी डिस्कस करेंगे। तो रेंट के लिए आई 194 I एंड 194 IB। if I am purchasing immovable property, then 194 IA, okay, then 194 IA। now let me take you to 194 LA। now let me take you to 194 LA। 194 LA क्या एक बार समझ लेते हैं। सेम फंडा, लेकिन यहां पर कंपल्सरी एक्विजिशन होगा। कॉम्पनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। सेम चीज सर 194 IA में मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, सामने वाला प्रॉपर्टी खरीदा, टीडीएस काटेगा 50 लाख और मोर पे 1%। यहां पे क्या हो रहा है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, एंड 2,50,000 एक्सीड कर रहा है। लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस ना। इसमें गाइज यू कैन नॉट आस्क मी कि सर हमें बता दीजिए कि क्या लर्न करना है क्या नहीं करना है, सब लर्न करना है। यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, ओके। 203A वाला बात मैं बाद में करूंगा, नहीं एप्लीकेबल होगा। गुड क्वेश्चन निकीबा। 194 IB वाले केस में आपको टैन नंबर दैट इज 203AA 203AA बोलता है टैन नंबर के केस में टैन नंबर अप्लाई नहीं होगा। वो 194 IA में भी नहीं होता है और 194 IB में भी नहीं होगा, बट 206AA बिल्कुल होगा, ठीक है। 206AA बिल्कुल होगा, बट 203 ए एप्लीकेबल नहीं होगा। कमिंग बैक टू 194 LA, compensation on acquisition of certain immovable property other than agricultural land। एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर बाद बाकी जो प्रॉपर्टी है अप टू 2,50,000 पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 2,50,000 क्रॉस करते टीडीएस कटेगा। एग्रीकल्चरल लैंड पे कभी भी कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम इन द नेचर ऑफ कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन और ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन टू एनी रेसिडेंट, उस पर टीडीएस कितना कट रहा है, 10%। वो भी पेमेंट के समय आप टीडीएस काटोगे। तो क्या हुआ देखिए, 192, 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194E, 194EE, 194G, 194H, 194I, 194IA, 194IB। इतना आपने पढ़ चुके हैं, और अभी 194 LA भी पढ़ चुके हैं। तो मैंने इतना सारा सेक्शंस आपको टीडीएस का पढ़ा दिया है। कैन यू इमेजिन, इतना सारा सेक्शंस हम लोग ऑलरेडी, यही होता है ना एग्जाम फोकस्ड पढ़ना, एग्जाम फोकस्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। अब एक बार अगर आप आगे एक बार चलते हैं, सर आई के बाद IA पढ़े थे, IB पढ़े थे, तो क्या IC बोल के भी कोई सेक्शन है? बिल्कुल ये सेक्शन है, ये IC बोल के बिल्कुल ये सेक्शन है, एंड दिस इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स का सेक्शन 45(5)A। आई रिपीट, दिस इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स का सेक्शन 45(5)A। याद है 45(5)A? 45 का स्पेशल सिचुएशंस हम लोग पढ़े थे। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, क्या बोला मैंने? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स कि एक लैंड ओनर होता है, वो अपना लैंड ट्रांसफर करता है एक डेवलपर को। डेवलपर क्या करता है, उस लैंड को डेवलप, उस लैंड का डेवलपमेंट राइट्स उसके पास होता है। नाउ दैट डेवलपमेंट राइट्स के अगेंस्ट में दिस डेवलपर विल गिव सर्टेन शेयर इन लैंड और बिल्डिंग। आई रिपीट, शेयर इन लैंड और बिल्डिंग, और वो शेयर प्लस कुछ कैश कंसिडरेशन भी दे सकता है, क्योंकि डेवलपर को डेवलपिंग राइट मिला। तो डेवलपर ने बोला जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इसका कुछ परसेंटेज हिस्सा मैं आपको लैंड ओनर को प्रोवाइड कर दूंगा। तो लैंड ओनर इज ऑल्सो सप्लाइंग व्हाट? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, एंड डेवलपर इज ऑल्सो सप्लाइंग व्हाट? कंस्ट्रक्शन सर्विस टू लैंड ओनर। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे पे जीएसटी लगाएंगे, वो अपने जीएसटी में पढ़ेंगे। अभी इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। अभी बात किया जा रहा है कि सर इस केस में डेवलपर जो LA को, दैट इज लैंड ओनर को पेमेंट करेगा ना, कैश वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? कैश वाला पार्ट, काइंड वाला पार्ट नहीं, बिकॉज शेयर इन लैंड और बिल्डिंग इज अ काइंड कंसिडरेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट कैश कंसिडरेशन। तो यहां पे अगर कोई भी पेमेंट किया जा रहा है अंडर अ स्पेसिफाइड अग्रीमेंट रेफर्ड इन 45(5)A, then 194 IC will impose a TDS requirement on the developer to deduct TDS on the income of the landowner, on the income of the landowner, which is the cash component. I repeat, which is not the kind component, because cash component उसको उस समय मिल जाता है, kind component will take some time, तो उस समय TDS काटना is difficult। तो गवर्नमेंट बोला इसका कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, जो भी पेमेंट दिया जाएगा everything will be TDS deductible under section
194 IC at the rate of 10%. तो देखिए, any person responsible for paying any sum by way of consideration not being consideration in kind, very very important, kind consideration पे TDS नहीं है, under a registered agreement wherein land or building or both are handed over by the owner for development of real estate project for consideration being a share in land or building with payment of part consideration in cash. मतलब ये जो cash consideration है उसी पे आप TDS काटोगे at the rate of 10% under section 194 IC. तो देखिए 194 IA और 194 LA ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. 194 IA क्या बोलता है, 194 IA एंड 194 LA दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. IA टॉक्स अबाउट नॉर्मल पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, LA टॉक्स अबाउट कंपल्सरी एक्विजिशन. 194 I एंड 194 IB ये भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. 194 I क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ रेंट बाय ऑल पर्संस अदर देन इंडिविजुअल HUF नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट, बट IB टॉक्स अबाउट पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल्स हु आर नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट. मतलब I जिसको कवर नहीं करता उसको IB कवर कर देता है, बट उसका पर मंथ रेंट का लिमिट है और वो खाली लैंड और बिल्डिंग के लिए. मैंने आपको बहुत फास्ट में बेस्ट से बेस्ट चीज मैंने आपको समझा दिया ताकि एग्जाम ओरिएंटेड आपको बहुत इजी लगे. ठीक है, टैन नंबर के बारे में बता दीजिए. टैन नंबर क्या होता है, पैन जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर होता है फॉर टैक्स पेयर्स, वैसे टैन होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर विच एवरी एसएससी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस. लायबिलिटी है टीडीएस काटने का तो उसको टैन अप्लाई करना पड़ता है अंदर सेक्शन 203A एंड वो टैन नंबर उसको स्टेट बेसिस पे मिलता है, स्टेट जुडिक्शन के बेसिस पे मिलता है एंड अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, टैन नंबर कोट करना पड़ता है उसे अपने सारे रिटर्न्स में, चलान्स में जो भी वो टीडीएस का पे करता है. इट्स ऑल सिमिलर टू पैन नंबर. लेकिन कुछ कुछ केसेस में टैन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे आप 194 IA में अगर टीडीएस काटते हो तो यू मे नॉट हैव टैन नंबर. इफ यू हैव 194 IB का डिडक्शन यू मे नॉट हैव टैन नंबर. इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आगे. नेक्स्ट है 194J जो अपने का सेक्शन है. ठीक है, बिकॉज यू ऑल आर CA CS एंड CMA. जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, अपने अपने काम धंधे में लगोगे, जॉब करोगे या कुछ भी करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करते हो या फिर आप सैलरी इनकम को छोड़ के कुछ भी कमाते हो, यानी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो बॉस ये 194J सेक्शन आपको काम आने वाला है. बिकॉज आपके क्लाइंट आपको जो भी इनकम पे करेंगे ना उसमें वो आपको TDS काट के देंगे 194J में, क्योंकि वो भी आपका क्या है, एक फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज है या कोई टेक्निकल सर्विसेज होगा या रॉयल्टी या नॉन कॉम्पीट फीस या डायरेक्टर रेम्युनरेशन. ठीक है, तो 5 तरह के पेमेंट्स है, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी एंड नॉन कॉम्पीट फीस. ये 4 तरह का पेमेंट्स तो है ही. और डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन मिलता है उस पे भी TDS कटता है 194J में. लेकिन ध्यान से सुनना, अगर वो डायरेक्टर आपका एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय है तो 192 में TDS कटेगा. अगर वो एम्प्लॉय है तो 192 में TDS कटेगा, और अगर वो एम्प्लॉय है तो भैया 194J एप्लीकेबल ही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं माना जाता. इन 194J ही इज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो ये डिफरेंट तरह के पेमेंट्स 194J में कवर्ड है. ये पढ़ना जरूरी इसलिए बिकॉज एक सेक्शन अभी आगे आएगा 194M. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस एक्ट 2019 का, वो मैं कराऊंगा बाद में. पहले आप इतना समझिए. 194J बोलता है फी फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फीस एक्सेट्रा एंड डायरेक्टर रेम्युनरेशन. तो यहाँ पे क्या सिंपल है, 30,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर एवरी पेमेंट. नॉन कॉम्पीट फीस के लिए लिमिट है, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए लिमिट है, फी फॉर टेक्निकल के लिए लिमिट है, नॉन कॉम्प एंड रॉयल्टी के लिए लिमिट है. 4 पेमेंट्स के लिए लिमिट अलग अलग है, 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 फॉर ईच पे. लेकिन सर आपने डायरेक्टर के लिए कुछ नहीं बोला. नो, डायरेक्टर रेम्युनरेशन के लिए कोई लिमिट नहीं है. दिस लिमिट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ डायरेक्टर रेम्युनरेशन. मतलब डायरेक्टर को कोई भी रेम्युनरेशन पे करेंगे, इफ ही इज नॉट एन एम्प्लॉय, फुल TDS विल बी डिडक्टेड अंडर 194J. रेट होगा क्या, रेट डिपेंड करता है. नॉर्मली सबके लिए रेट क्या है, 10% TDS काटना है. लेकिन अगर पे इज ओनली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, कॉल सेंटर से अगर किसी को बुला रहे हो, कॉल सेंटर चला रहे हो, तो कॉल सेंटर को भी आप अगर रेम्युनरेशन पे कर रहे हो तो कॉल सेंटर वालों के लिए खाली 2% TDS है. मतलब इफ यू आर पेइंग रेम्युनरेशन टू कॉल सेंटर वाले, तो कॉल सेंटर के केस में आपको 2% TDS कटना है, नॉट 10%. इसमें भी गाइज अगर आपको याद होगा, अब अपना कंप्लीट होता है ACHI और J. मैंने बोला था इसको भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ACHI J. सर A मैंने आपको पढ़ा दिया था इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, C मैंने आपको पढ़ा दिया था कॉन्ट्रैक्टर्स, H मैंने आपको पढ़ा दिया था कमीशन और ब्रोकरेज, आई आज हम लोग पढ़ लिए रेंट, एंड आज लास्ट सेक्शन है J जो अपने ये देखने जा रहे हैं. यहाँ पे भी जो इंडिविजुअल HUF जिनका प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इस साल वो TDS नहीं काटेंगे 194J में.
ठीक है। तो 194J में एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF, however in case of fee for professional services or technical services paid or credited to individual HUF whose total sales turnover from business or profession exceeds the monetary limit specified in 44AB is liable to deduct 194J except where fee for professional services is credited and paid for personal purpose। सेम चीज है, अगर पर्सनल पर्पसेस के लिए है तो यहाँ पे 194C एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज 194C खाली बिजनेस पर्पस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज अगर पेड और क्रेडिटेड है, पेड और क्रेडिटेड इंडिविजुअल HUF के लिए whose total turnover from the say exceeds the limit, in that case वो 194J में लायबल हो जाएगा। लेकिन जहां पे एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पस है वहां पे वो लायबल नहीं होगा। ओके सर, तो बेसिकली जो टैक्स ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है वो 194J में नहीं रहेंगे, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो 2% हो गया फॉर कॉल सेंटर एम्प्लॉयज, 10% हो गया फॉर अदर्स। ठीक है, तो गाइज विद दिस वी कंप्लीट मोस्ट ऑफ द सेक्शंस। अब फाइनेंस एक्ट 19 ने दो बड़के सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई रिपीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। 194M एंड 194N पक्का आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने वाला है, 194M एंड 194N। ओके, तो जे के बाद ऐसे तो LA अपने पढ़ लिए थे, LB, LC, LD ये 3 सेक्शन है जो नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कवर नहीं करा रहा। नॉन रेसिडेंट का इंटरेस्ट इनकम जो है उनके लिए एप्लीकेबल है LB, LC, LD। उसी के बाद आता है M और N। क्या आता है M और N? तो बहुत ध्यान से समझना है मेरा बात को। सर मैंने आपको A, C, H, I और J ये पढ़ाया था? यस बिल्कुल पढ़ाया था सर। ठीक है, बहुत ध्यान से। आई का तो ऑल्टरनेटिव निकल गया था सर। ये 4 सेक्शंस में जो इंडिविजुअल HUF जिनका पुराने साल में टैक्स ऑडिट नहीं होता, दे आर नॉट लायबल टू डिडक्ट TDS अंडर ACHIJ। बट आई में गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन निकाल दिया था IB, जहां पे वो इंडिविजुअल HUF कवर हो गए जो 194I में TDS नहीं काटते, वो 194 IB में काटेंगे। बट बाकी सेक्शंस में गवर्नमेंट को लग रहा था कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि देर आर पीपल हु आर मेकिंग पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स बट दे आर इंडिविजुअल HUF नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट, तो वो C से बच जा रहे हैं। या फिर कमीशन पेमेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल HUF नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट, H से बच जा रहे हैं। या फिर फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज पे कर रहे हैं इंडिविजुअल HUF नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट, J से बच जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये चीज खराब लग गया, गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है भाई, C, H और J ये तीनों के मिला के एक सेक्शन बना दिया M ऑपोजिट में। देखिए बहुत सिंपल है, वो स्ट्रैटेजी बढ़ा रहा हूं जिससे आपको याद रहेगा। C, H and J, जहां पे C, H और J में इंडिविजुअल HUF इज नॉट लायबल to deduct TDS under C, H or J, they will be liable to deduct TDS under 194M. I repeat, if individual or HUF is not liable to deduct TDS under C, H or J, they are liable to deduct TDS under 194M. Only individual and HUF. सर ए का भी इंक्लूड नहीं किया है, सी एच और जे ही इंक्लूड किया है। तो सब जब सी एच और जे आएगा तब आप एक बार 194M भी आपको लेकर आना पड़ेगा इन केस, बिकॉज 194M में दोनों आएंगे C प्लस H प्लस J। आई रिपीट, C प्लस H प्लस J दोनों मिला के अगर 50 लाख से ज्यादा पेमेंट क्रॉस कर जाता है, मतलब मान लो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, कमीशन ब्रोकरेज पेमेंट किया, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज की पेमेंट की, तीनों की पेमेंट मिलाकर अगर आप 50 लाख क्रॉस कर गए पूरे साल भर में, तो आपको 5% TDS काटना पड़ेगा। कब? when you are not liable to deduct TDS under C, H और J। तो सबसे पहले step 1 you have to rule out कि you are not required to deduct TDS under C, H और J, only then you will be liable to deduct TDS under 194M। तो 194M में कौन है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और कमीशन ब्रोकरेज और फी फॉर प्रोफेशनल। ये एक दूसरा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। 194J में 4 पेमेंट्स कवर थे, याद है? 4 पेमेंट्स कवर्ड थे, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फीस। लेकिन 194M कवर्स ओनली 1 पेमेंट, दैट इज फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। इट डज नॉट कवर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, वो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज कवर नहीं करता। तो आपको खाली ये एक सर्विस देखना है 194M में। ग्रेटर देन 50 लाख होते ही आपको TDS काटना पड़ेगा 194M में।
ओके अब इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन दोज हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194 सी एच और जे, जिनको टीडीएस नहीं काटना सी एच और जे में, वो ही टीडीएस काटेंगे 194 एम में। अगर वो किसी रेसिडेंट को पे कर रहे हैं 5%, सेम क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एक बार एग्जाम्पल दिखा देता हूं, जिससे हो सकता है आपको एक तो सॉलिड वाला क्या बोलते हैं बूस्ट मिल जाए। देखिए ये इंस्टीट्यूट की मैट की इलस्ट्रेशन है, ये मेरे मैट का एक्चुअली, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वीडियो में, ताकि आप एक बार बस वीडियो में क्वेश्चन देख लो, उसी का आंसर देख लो। इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 7 में दे आर आस्किंग यू वेदर यू एग्जामिन वेदर यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस और नॉट। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट 2 एक बार कराता हूं, ध्यान से देखना। मिस्टर सतीश एक सैलरीड इंडिविजुअल है, देखिए वो सैलरीड इंडिविजुअल है, तो बताइए क्या उनके पुराने साल में टैक्स ऑडिट होता है? इज ही लायबल टू टैक्स ऑडिट? सतीश एक सैलरीड इंडिविजुअल है, तो अगर सतीश एक सैलरीड इंडिविजुअल है तो वो पुराने साल में उसका टैक्स ऑडिट होता ही नहीं है। तो सर अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल, उसका पुराने साल में टैक्स ऑडिट नहीं होता और वो ब्रोकरेज पे कर रहा है फॉर बाइंग अ रेसिडेंशियल हाउस, यानी ब्रोकरेज हुआ 194H, ब्रोकरेज हुआ 194H। आई होप यू अंडरस्टूड। अरे समझ में आ रहा है क्या आपको? सी एच और जे, ब्रोकरेज हुआ 194H और पेमेंट कितना हुआ 51 lakhs। लेकिन सर यहां पे मुझे बताइए, इन दिस केस मिस्टर सतीश इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194C, सॉरी 194H। सर ब्रोकरेज तो एक्सीड कर रहा है, ब्रोकरेज के लिए लिमिट क्या था 15,000, लेकिन ये पिछले साल में इसका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है, तो मिस्टर Satish is not liable to deduct TDS under 194H, so he is liable to deduct TDS under 194M at the rate of specified rate on 51 lakhs। उनको क्या करना पड़ेगा? 51 lakhs पे TDS काटना पड़ेगा, मतलब 5% पे 5% के हिसाब से उनको 51 लाख रुपीस पूरा पे TDS काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 194C आई मीन 194H एप्लीकेबल नहीं हुआ। And 194H क्यों नहीं एप्लीकेबल हुआ? बिकॉज मिस्टर सतीश इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। आई होप यू अंडरस्टूड। अब है मिस्टर धीरज एक पेंशनर, वो भी सेम चीज, वो एक पेंशनर है, सैलरीड क्लास टैक्स पेयर है, उनका पुराने साल में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ होगा। तो इन दिस केस अगर वो पेंशनर है, सैलरीड क्लास टैक्स पेयर है, तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट उन्होंने किया ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, तो सेम फंडा, पुराने साल में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ, 194 कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट 194C। अच्छा और एक चीज, ये रेसिडेंशियल हाउस है, रेसिडेंशियल हाउस मतलब पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए अगर मैंने कुछ पेमेंट किया तो 194C उस चीज को एक्सक्लूड करता है, तो 194C इस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो 194M होता, बट 194M कब लगेगा? व्हेन द पेमेंट एक्सीड्स 50 लाख रुपीस, तो यहाँ पे पेमेंट इज क्या 48 lakhs, तो पेमेंट इज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो TDS नहीं कटेगा इवन अंडर सेक्शन 194M। तो फर्स्ट केस में TDS कट जाएगा, सेकंड केस में TDS नहीं कटेगा। एक बार थर्ड केस में भी देख लो, मिस्टर राजेश एक होलसेल ट्रेडर है जो डिक्लेयर कर रहा है प्रॉफिट्स अंडर 44AD, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट किया है ये 2 साल, अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट किया तो डेफिनेटली टैक्स ऑडिट तो नहीं हो रहा है लास्ट साल, और अगर पिछले साल में टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो करंट ईयर में 194C के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 194C में वो TDS नहीं काटेंगे मिस्टर राजेश। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट हो रहा है, रेसिडेंशियल हाउस के लिए पर्सनल पर्पस है, ड्यूरिंग पीरियड जनवरी टू मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी साल आपको लिमिट 50 लाख का साल भर का दिया है, ठीक है, साल भर का लिमिट दिया है, तो 20 लाख जनवरी को पेमेंट किया, 15 लाख फेब को पेमेंट किया, 20 लाख मार्च को पेमेंट किया, तो 20 लाख पे तो ट्रिगर नहीं होता, लेस देन 50 है, 15 लाख टोटल कितना है 35 प्लस 20 टोटल कितना है 55, तो 55 इज क्रॉसिंग 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो 5 लाख पे आपको TDS काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194M बाई मिस्टर राजेश, बिकॉज ही इज नॉट लायबल टू डिडक्ट TDS अंडर 194C। आई होप यू अंडरस्टूड। तो जहां C, H और J नहीं आया ना, 194M को एक बार ध्यान से उतार लीजिएगा, बिकॉज अगर आप नहीं उतारे तो हो सकता है आपको याद नहीं रहेगा। तो दिस वाज अ शॉर्ट समरी ऑफ 194M। लेट्स स्टार्ट 194N, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 194M। इसका डेट आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इट केम फ्रॉम 1 सितंबर 19, इवन 194M केम फ्रॉम 1 सितंबर 19। अगर आपको याद होगा फाइनेंस एक्ट 2019 में 2 बार फाइनेंस एक्ट आया, बिकॉज इलेक्शन ईयर था, 2019 नंबर 1, 2019 नंबर 2।
2019 नंबर 2 निर्मला सीतारमण जी पेश की थी और उन्होंने 194 एम और एन को उसी फाइनेंस एक्ट नंबर 2 में इंट्रोड्यूस किया था जो 1 सितंबर 19 से ही एप्लीकेबल हुआ था। नाउ एम में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, बात आ रही है एन में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 19। 194N is basically TDS on cash withdrawals, very very important। अगर मैं किसी भी बैंक अकाउंट से या मेरे कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट से, जो मैं कोऑपरेटिव बैंक में मेंटेन कर रहा हूं या फिर पोस्ट ऑफिस में मैं मेंटेन कर रहा हूं, अगर मैं पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश में पैसा विड्रॉ किया तो बैंक मेरे को क्या करेगा, आफ्टर 1 करोड़ की जो बैलेंस में पैसे विड्रॉ करूंगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बैंक विल स्टार्ट डिडक्टिंग टीडीएस एट द रेट ऑफ 2% ऑन द सम एक्सीडिंग 1 करोड़। मतलब मान लो 1 करोड़ के बाद मैं 10 लाख और निकाल लिया तो 10 लाख पे बैंक मेरे से 2% टीडीएस काटेगी। वो 2% बैंक क्या करेगा, कैश विड्रॉ किया, कैश किया तो उस पर टीडीएस काट लेगा। अब वो टीडीएस में भी एज अ डेबिट चला जाए फ्रॉम योर अकाउंट अलग से, तो वो टीडीएस आपके ऊपर इंपोज होगा बाय द बैंक अंडर सेक्शन 194N if your aggregate cash withdrawals from one bank account exceeds 1 crore rupees। अब इसमें एक बहुत सा एक बड़ा डाउट आया जिसका एक क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी ने दिया तुरंत कि सर ये सेक्शन तो 1 सितंबर से आया है, तो क्या ये 1 करोड़ की लिमिट भी 1 सितंबर से एप्लीकेबल होगी कि ये 1 करोड़ की लिमिट ऑलरेडी 1 अप्रैल से चालू हो चुकी है? इसका मतलब क्या, इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना तो चला गया, बच गया रेस्ट 7 मंथ्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर, तो सितंबर से जो आपका मंथ स्टार्ट हो रहा है, क्या आपको फ्रेश 1 करोड़ का लिमिट मिलेगा फ्रॉम 1 सितंबर टिल 31 मार्च, और ये 1 करोड़ का लिमिट पूरे साल के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च। सो वाया सीबीडीटी सर्कुलर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, ये जो 1 करोड़ का लिमिट है दिस इज एप्लीकेबल फॉर द इंटायर ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च। यानी मान लो अगर सितंबर के पहले आपने ऑलरेडी 60 लाख विड्रॉ कर लिए एक अकाउंट से, तो आपके पास खाली बफर कितना है 40 लाख का। 1 सितंबर के बाद से आप खाली 40 लाख ही विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी टीडीएस। 40 लाख के बाद आपका टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाएगा एट द रेट ऑफ 2%। बेसिकली दिस लिमिट इज फॉर द एंटायर ईयर, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब गाइस इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारा एग्जेम्पशंस भी दिया था, जिसके लिए मैं आपको मेरा पास्ट टर्म का अमेंडमेंट नोट्स एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। आप प्लीज एक बार यूट्यूब में देखना, यू कैन जस्ट गो थ्रू माई चैनल निकुंज गोयनका सीए निकुंज गोयनका टैक्स लवर, वहां पे मैंने सारा वीडियोस डाल दिया है। फाइनेंस एक्ट 2019 में जितने अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होने वाले थे वो मैंने डाल दिया है। अब ये जो अमेंडमेंट्स था ना, ये पुराना मई जून जुलाई टर्म का था, जो आपके टर्म के लिए भी रेलिवेंट है, क्योंकि मई जून जुलाई का टर्म में एग्जाम नहीं होता, हो सकता है आप भूल गए होंगे। माई सजेशन यू शुड अगेन सी दोज वीडियोज, 2 या 3 वीडियोज है, ज्यादा वीडियो नहीं है। उसके साथ मैंने लिंक भी दे दिया नोट्स का, सब कुछ आप रेडिली अवेल कर सकते हो। अब की टर्म का जो नवंबर दिसंबर 20 टर्म का क्लासेस है गाइस, मैक्सिमम 2 क्लास का अमेंडमेंट्स है। आई रिपीट, मैक्सिमम 2 क्लास का अमेंडमेंट्स है। इनकम टैक्स का तो एक ही क्लास है, जीएसटी का मैक्सिमम 2 क्लास का अमेंडमेंट्स है। तो बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो अमेंडमेंट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, मैं एक बार रिवीजन क्लासेस में फिर से टेकअप कर रहा हूं। अब टीडीएस में मेरे को जो आपको दिखाना था वो ये दिखाना था कि जो 194 आईए हम लोग पढ़े थे ना, तो 194 आईए में वी यूज टू डिडक्ट टीडीएस ऑन क्या बोलते हैं 194 आईए में वी यूज्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। 50 लाख और मोर पे हमें टीडीएस काटना पड़ता था, लेकिन 50 लाख से लेस है तो टीडीएस नहीं काटना पड़ता था। किस पे? कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर पे। तो उस कंसिडरेशन पे 194 आईए में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कंसिडरेशन में वो सारे चार्जेस इंक्लूड होंगे जो किसी क्लब मेंबरशिप फीस के लिए या पार्किंग फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, मेंटेनेंस फैसिलिटी या कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो मैं कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूं आपको, वो प्रॉपर्टी के साथ साथ मैं आपको और भी सारा सर्विसेज दे रहा हूं, जो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए वो सर्विसेज मैं दे रहा हूं, जिसके लिए मैं आपसे पैसे ले रहा हूं। तो 194 आईए खाली बिल्डिंग पार्ट के लिए होगा, सेम चीज बिल्डिंग पार्ट के लिए होगा कि पूरा कंसिडरेशन होगा। 194 आईए में क्लैरिफाई किया कि नहीं, वो कंसिडरेशन विल इंक्लूड all the membership charges, parking charges, car facility charges, water facility and all those electricity charges which will be imposed as a certain additionally services which will be given by the transferor to the transferee। 194M मैंने डिस्कस कर ही लिया है। अच्छा, 194M में भी आपको TDS में टैन नंबर कोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 203A is not applicable on TDS required to be deducted under 194M। ठीक है, अब देखो 194N में मुझे क्या दिखाना था कि 194N कब
कब कब एप्लीकेबल नहीं है, 194N कब कब एप्लीकेबल नहीं है। तो 194N कब कब एप्लीकेबल नहीं है, जब कोई भी पेमेंट, यानी कौन विड्रॉ कर रहा है, 194N एप्लीकेबल नहीं है। सरकार अगर विड्रॉ करिए, गवर्नमेंट खुद विड्रॉ करिए तो एप्लीकेबल नहीं है। कोई बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, ये अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी बैंक, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई गाइडलाइंस, अगर आपको जीएसटी याद है, वहां बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, दोज आर हायर्ड बाय द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस टू स्प्रेड देयर अवेयरनेस, स्प्रेड देयर डिपॉजिट्स और स्प्रेड देयर मतलब जो होते हैं ना बिजनेस इन रूरल एरियाज आल्सो। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या करते हैं, बैंक के बिहाफ में एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को भी क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम कैश विड्रॉल्स करना पड़ता है। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पे भी 194N एप्लीकेबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ताजा जो आप डेली लाइफ में देखते हो, एटीएम मशीन्स, एटीएम मशीन्स में जो पैसा आता है गाइस, वो एटीएम मशीन्स के पास कहां से आता है, कहां से वो पैसा आता है, बैंक क्या करती है, एटीएम ऑपरेटर्स को, आई रिपीट, एटीएम ऑपरेटर्स को, व्हाइट लेबल जिसको अपने बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स, जो एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं, जो एटीएम का काम करते हैं, बैंक क्या करती है, उनको उनके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करती है। वो एटीएम मशीन्स वाले एटीएम ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अपने ही अकाउंट से वो पैसा को कैश में विड्रॉ करते हैं, एंड वो विड्रॉ करके क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव एटीएम्स में डालते हैं। एंड जितना बैंक ने उन्हें डिपॉजिट किया उतना ही वो विड्रॉ करते हैं और उतना ही वो एटीएम में डालते हैं। तो मुझको बताइए, क्या वो अगर एटीएम ऑपरेटर्स अगर विड्रॉ करते हैं एटीएम मशीन्स में डालने के लिए पैसा, कैश विच इज यूज्ड बाय द जनरल पब्लिक फॉर इट्स वेलफेयर, फॉर इट्स डेली कैश नीड्स, will it be required to be TDS deducted under 194N? Definitely no, because it is definitely not required, because वो उतना ही पैसा विड्रॉ करे जितना बैंक ने उन्हें एटीएम में डालने के लिए दिया है। तो यहाँ पे व्हाइट लेबल टेलर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कोऑपरेटिव्स एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, इनके ऊपर भी 194N एप्लीकेबल नहीं है। या कोई भी गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करता है फ्यूचर में इन पर्सन्स कंडीशन विद आरबीआई, उनके लिए भी 194N एप्लीकेबल नहीं है। अब गवर्नमेंट ने किसको किसको नोटिफाई किया है, ये ऑलमोस्ट सेम है जो मैंने आपको बताया अभी। कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज जो डिपॉजिट्स करते हैं, जो एटीएम्स में कैश भरने का काम करते हैं, या एटीएम ऑपरेटर्स के फ्रेंचाइज एजेंट्स, ये लोग भी क्या करते हैं गाइज, व्हाट दे डू, इनके अकाउंट में पैसा आता है, ये विड्रॉ करते हैं और ये विड्रॉ करके डिपॉजिट करते हैं और सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, और बैंक इनको सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि जितना पैसा इन्होंने एटीएम में डाला है उतना ही पैसा बैंक ने डिपॉजिट किया था इनके अकाउंट में। तो अगर ऐसा होता है तो टीडीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो and the WLATMO मतलब white label automated teller machine operators have furnished a certificate every month to the bank certifying that the bank account of the CRA and the franchise agents have been examined and the amounts being withdrawn from their bank accounts have been reconciled with the amount of cash deposited in the ATM। मतलब बैंक को भी इनको एक बैंक को ये क्या करते हैं, अपना एक सर्टिफिकेट, सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट बना के देते हैं। फिर होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के जो कमीशन एजेंट होते हैं, जो यू नो who has of that concerned state who has intimated to the banking company where he wishes to withdraw cash in more than 1 crore। क्योंकि क्या होता है, कमीशन एजेंट्स होते हैं, इनको क्या करना पड़ता है, फार्मर्स को पैसा देना पड़ता है, और फार्मर्स के पास अकाउंट नहीं होता है तो दे हैव टू टेक कैश। तो इनको क्या करना पड़ता है, कैश अपने पास रखना पड़ता है। एंड दे आर दोज कमीशन एजेंट्स जो आर वर्किंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, इनकी मार्केटिंग की काम होती है, तो इनको डेफिनेटली कैश की क्रंच रहती है। तो ये इन्फॉर्म करते हैं बैंकिंग कंपनी को दैट they wish to withdraw cash in more than 1 crore along with their PAN number and the details, and has certified to the banking company that the withdrawal of cash from the account in excess of 1 crore is for the purpose of making payments to the farmers। ध्यान से सुनिए, किसके लिए नीड है, फार्मर्स के लिए नीड है, ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द बैंकिंग कंपनीज हैज एंश्योर्ड दैट द पैन कोटेड इज करेक्ट एंड द कमीशन एजेंट इज रजिस्टर्ड विद द एपीएमसी एंड फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एविडेंस हैव बीन कलेक्टेड। तो बेसिकली एंड यूज किसका है, फार्मर्स के लिए यूज है, तो आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट आप जानते हो फॉरेन करेंसी, अगर मुझको डॉलर चाहिए, अगर मेरे को डॉलर चाहिए तो मैं क्या करता हूं, कैश देता हूं, मैं क्या करता हूं, कैश देता हूं और मैं डॉलर खरीद लेता हूं। मान लीजिए उसी एजेंट से मैं डॉलर वापस मैं डॉलर वापस बेच के कैश लेता हूं, तो वो क्या करेगा, मुझे कैश देगा, रिपीट, वो मुझे क्या देगा, कैश देगा। अगर वो कैश देगा, उसके लिए उसको कैश निकालना है अपने अकाउंट से फॉर गिविंग मी कैश, फॉर सेलिंग मी बैक डॉलर, तो इन दिस केस
क्या फॉर परचेजिंग दी डॉलर बैक, उस केस में क्या होगा, उस केस में डेफिनेटली आपको ये वाला सिचुएशन एप्लीकेबल नहीं होगा। सो बहुत दिमाग से सोचो 194N कैश विड्रॉ के लिए, तो जहां मेन बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस ये ऑथोराइज डीलर्स होते हैं, फ्रेंचाइज एजेंट्स होते हैं, मनी एक्सचेंजर होते हैं, ये इनका काम ही कैश में है। तो इनका बिजनेस में अगर डायरेक्ट आप टीडीएस डलवा दोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो आरबीआई के कंसल्टेशन में गवर्नमेंट ने इनको नोटिफाई करके टीडीएस एग्जाम करवाया। तो ये क्या करते हैं, सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं फ्रॉम विच विड्रॉल इज मेड ओनली, मतलब उस अकाउंट से खाली पैसा विड्रॉ कब होगा, जब उन्हें फॉरेन करेंसी परचेज करना है फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट और नॉन रेसिडेंट विजिटिंग इन इंडिया और फ्रॉम रेसिडेंट इंडियंस ऑन द रिटर्न टू इंडिया। मतलब मान लीजिए मैं इंडिया से बाहर गया, डॉलर बहुत सारा लेके गया, वापस आया तो डॉलर बेचना पड़ेगा, तो उन्हें डॉलर खरीदना पड़ेगा, बिकॉज एज पर फेमा गाइडलाइंस मैं ज्यादा अमाउंट तक डॉलर नहीं रख सकता, मेरे को बेचना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, डॉलर बेचूंगा, तो वो डॉलर खरीदेगा, और अगर वो डॉलर खरीदेगा तो उसको मेरे को कैश देना पड़ेगा, आईएनआर देना पड़ेगा। तो वो आईएनआर लाने के लिए वो बैंक के पास जाएगा और वो बैंक से पैसा विड्रॉ करके दे देगा। तो अगर इस पर्पस के लिए तो टीडीएस अंडर सेक्शन 194N नहीं कटेगा। या फिर अगर कोई इनवर्ड रेमिटेंस इंडिया में आ रहा है, मान लीजिए आपके कोई पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है इंडिया में और आप बाहर काम करते हो, आपने क्या किया, आपने ऑनलाइन स्विफ्ट कोड के या स्विफ्ट से आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, आपने स्विफ्ट से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो जो इनवर्ड रेमिटेंसेस इंडिया के बेनिफिशियरीज को मिल रहा है इन वे ऑफ कैश अंडर एमटीएसएस, दैट इज मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम ऑफ आरबीआई, उस केस में भी आपको जो कैश वापस यहाँ विड्रॉ होगा वहां पे टीडीएस अंडर 194N विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो बस आप ये सब देख लेना, इससे ज्यादा रेलिवेंट नहीं है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो 194M गाइज जितना मैंने आपको पढ़ाया है बस उतना ही रेलिवेंट है, बहुत ज्यादा मैंने आपको करा दिया, डिटेल में ही करा दिया है। 206AA मैंने आपको पढ़ा दिया है कि 206AA क्या बोलता है, इट रिक्वायर्स furnishing of PAN by the deductee to the deductor, failing which the deductor shall deduct at the highest of the following rates specified under the relevant provision of the income tax। मतलब TDS में उनको क्या काटना चाहिए था, या रेट्स इन फोर्स, मतलब एनुअल फाइनेंस एक्ट में अगर कोई रेट चेंज हुआ है, या रेट ऑफ 20% विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, मतलब 20% से नीचे का कोई रेट है 5, 1, 10, वो सब क्या बन जाएगा, 20% तक चला जाएगा अगर डिडक्टी ने अपना पैन फर्निश नहीं किया तो। ओके सर अब हमें बताइए कि टीडीएस में हमें ऐसा कौन कौन सा पोर्शन है जो हमें पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्लायंसेस। देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ टीडीएस हैज बीन फिनिश्ड, जहां पे आपको पूछा जाता है कि कौन कौन से इनकम पे टीडीएस कटेगा और कौन कौन से इनकम पे टीडीएस नहीं कटेगा। अब मैं आपको ले चल रहा हूं वो वाले पोर्शन में जहां पे अपने पढ़ेंगे कि कौन टीडीएस के क्या बेसिक प्रोसीजरल कंप्लायंस होते हैं। ठीक है, टीडीएस के क्या बेसिक प्रोसीजरल कंप्लायंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि टीडीएस आप डिडक्ट करके डिपॉजिट करते हो, राइट, यू डिडक्ट हम कब करते हैं, या तो पेमेंट के समय डिडक्ट करते हैं या क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब गवर्नमेंट बोलता है कि आप डिपॉजिट करोगे, आप मुझे कब डिपॉजिट करोगे, तो जो भी टीडीएस आपने अप्रैल टू फेब मार्च को छोड़ के काटा है, आप उसे अगले महीने की 7 तारीख मतलब 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अप्रैल का हो गया 7th मई का हो गया 7th जून, दिसंबर का हो गया 7 जनवरी का हो गया 7 फेब का हो गया 7 मार्च, आप तब तक डिपॉजिट कर दो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लेकिन मार्च महीना क्योंकि प्रेशर मंथ रहता है, हम आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं, आप अगले महीने की 30 तारीख तक डिपॉजिट कर दो। सो 30th अप्रैल इज ड्यू डेट टू डिपॉजिट TDS deducted in the last month of March. For all other months it is 7th of the next month। लेकिन इसमें छोटा सा चेंज है, अगर आप 194IA में टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, तो आपको 7 डेज नहीं, आपको 30 डेज गवर्नमेंट देगी फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द टीडीएस वाज डिडक्टेड। मतलब जब आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ था उस मंथ के एंड में आ जाइए, जैसे मान लो चाहे वो जनवरी हो, चाहे वो फरवरी हो, चाहे वो मार्च हो, चाहे वो अप्रैल, चाहे कोई भी मंथ हो, उस मंथ के एंड में आ जाइए, वहां से आप 30 डेज कैलकुलेट करिए, उस दिन तक आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो। अगर टीडीएस इज डिडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मतलब कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर टीडीएस काट रहा है, ठीक है, तो टीडीएस सेम डे डिपॉजिट करना पड़ेगा, कोई भी ड्यू डेट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये तो हुआ टीडीएस ड्यू डेट्स, पेमेंट ड्यू डेट्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू बेस्ड में। नाउ लेट्स कम टू टीडीएस रिटर्न्स। सर जैसे 139(1) अपने पढ़े थे टीडीएस रिटर्न्स, आई मीन इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए, वैसे टीडीएस का भी रिटर्न्स होता है। सर रिटर्न्स क्यों होता है? सर बिकॉज व्हेन वी
pay TDS, we just pay. We do not mention any names that this is tax for which taxpayers, this is tax for which deductible. मान लो मैंने 1 लाख टैक्स जमा दिया TDS, अब वो 1 लाख रुपया में क्या ब्रेकअप है, वो 1 लाख रुपया कैसे आया, मैंने किस किस अकाउंट में किसको TDS, किसके अकाउंट में TDS काट के गवर्नमेंट को जमा किया, ये मैं कहाँ इन्फॉर्म करूंगा? दिस आई विल इन्फॉर्म यू, दिस आई विल इन्फॉर्म इन माई TDS रिटर्न्स। मैं पूरा डिटेल्स देता हूं कि मैंने किसको कितना पेमेंट किया, कब TDS काटा, कब डिपॉजिट किया। सो ये जो रिटर्न्स होता है इसे हम बोलते हैं TDS रिटर्न्स, विच गोज क्वार्टरली। मंथली पे होता है TDS पेमेंट्स, बट रिटर्न्स फाइल होता है क्वार्टरली। तो 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर एंड 31st मार्च। तो अप्रैल में जून का क्या हो जाएगा? अरे समझ रहे, अप्रैल में जून मतलब ये क्वार्टर, अप्रैल में जून का क्या हो जाएगा? 31st जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर क्या हो जाएगा? 31st अक्टूबर, मतलब उसके नेक्स्ट वाला 31st दिसंबर का क्या हो जाएगा? उसके अगले महीने की 30th या 31st जनवरी। और खाली 31st मार्च में एक चेंज है, उसमें 2 महीना मिलेगा आपको। 31st मार्च में यू गेट 31st में ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द ईयर फॉलोइंग द फाइनेंशियल इन विच द डिडक्शन वाज मेड। मतलब जब आप 31st में के बारे में बात, जब आप लास्ट क्वार्टर की बात करोगे, दैट इज जैन टू मार्च, वहां पे मार्च खत्म हो, आपको 2 महीना मिलेगा अप्रैल में। पुराने 3 क्वार्टर्स की बात करोगे तो आपको एक ही महीना मिलेगा, अप्रैल में जून, 31st जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 31st अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31st जनवरी। अब गाइज इसमें अपने को देखना है कि जो 194 IA और 194 IB जो क्या बोलते हैं इमोल प्रॉपर्टी का सेक्शन और रेंट का सेक्शन है, वहां पे एक चलान, वहां पे जो रिटर्न फाइल होता है, नॉर्मली देखिए 24Q एंड 26Q, जस्ट नाम सुन लेना, 24Q एंड 26Q, ये TDS फाइलिंग स्टेटमेंट है। वैसे 194 IA में अगर आपका TDS है तो आपको 26Q भी एक फॉर्म नंबर है वो फाइल करना पड़ेगा, और 194 IB में है तो अलग फॉर्म नंबर, अलग रिटर्न नहीं है, 26QC फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच। यानी गाइज यहाँ पे आप चलान के साथ आप रिटर्न भी भर देते हो कि आपने किसके साथ या किसके अकाउंट में आपने TDS भरा। तो चलान कम स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है 194 IA एंड 194 IB। देन कम्स सर्टिफिकेट ऑफ TDS। सर ये सर्टिफिकेट ऑफ TDS क्या? सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। अगर मैंने किसी के भी इनकम पे TDS काटा है तो सर मैंने तो मतलब बहुत ज्यादा झमेला है, मैं बता देता हूँ। नंबर 1 झमेला, TDS भैया पहले तो आप डिपॉजिट करो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ या 30 डेज फ्रॉम द डिपेंडिंग ऑन द मंथ, अगर मार्च है तो 30th हो जाएगा। फिर आप रिटर्न्स फाइल कर लो क्वार्टरली, नंबर 2 झमेला। नंबर 3, जिसको आपने पेमेंट किया था, TDS काटा था जिसके इनकम में, उससे आपको TDS सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा सेक्शन 203 में। लाइक यू हैव टू, दैट्स एन एविडेंस दैट यू हैव डिपॉजिटेड द टैक्सेस। अब ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये सब कुछ ऑनलाइन डाउनलोड होता है, वो ऑनलाइन है, ट्रेसेस। मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, आप एक बार एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद हम बहुत टाइम टू टाइम मैं वेबिनार्स लेता हूं फॉर डिफरेंट फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, मैं आपको सिखाऊंगा, और वहां आपको सब कुछ प्रैक्टिकली जो आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली, हर एक चीज में खोल खोल के दिखाऊंगा आपको। बट अभी के लिए बस इतना समझो कि जो TDS सर्टिफिकेट है, TDS सर्टिफिकेट में हम लोग को क्या क्या किसको देना पड़ता है? जो भी डिडक्टर है, दे विल इशू अ TDS सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट दैट टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एंड स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, पेमेंट मेड। अब इसका जो फॉर्म नंबर है याद रखना, फॉर्म नंबर 16, ये है सैलरी पेमेंट्स के लिए, जो एनुअली 15th जून, कब बोला मैंने? 15 जून ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। 1920 है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का 15 जून तक आपको ये फॉर्म 16 फाइल करना पड़ता है। फॉर्म 16 फाइल करना पड़ता है TDS अंडर सेक्शन 192 के लिए। अदर देन 192 के लिए जो है वो है फॉर्म 16A। फॉर्म 16A आपको क्वार्टरली इशू करना पड़ता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। मतलब समझो अप्रैल में, जून में मैंने जिसको पेमेंट किया उसका TDS रिटर्न कब फाइल होगा बताओ तो? 31st जुलाई। 31st जुलाई तक मैंने रिटर्न फाइल किया, बस 15 दिन के अंदर अंदर मुझे को सबको क्या करना पड़ेगा? TDS सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, विच इज कैन बी डाउनलोडेड ऑनलाइन फ्रॉम ट्रेसेस पोर्टल, ठीक है, जिसका नाम है TDS रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन स्टेटमेंट। वहां पे इंक्वायरी पोर्टल, वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म 16A को हम लोग डाउनलोड करके हम लोग सीधा मेल कर देते हैं टू द रिस्पेक्टिव डिडक्टी। उनको पता चल जाए कि उनके इनकम पे TDS
कटा है। और फिर 194 IA में एक नया फॉर्म आया फॉर्म 16B और 194 IB में एक नया फॉर्म है फॉर्म 16C। डिपेंडिंग ऑन दी सेक्शन नंबर्स आपको TDS रिटर्न एंड TDS स्टेटमेंट फाइल TDS सर्टिफिकेट देना पड़ता है। बस लास्ट है इस पूरे पर्टिकुलर्स में कॉन्सिक्वेंसेज टू और ऑफ फेलियर टू डिडक्ट एंड डिपॉजिट TDS। सर अगर मैं डिडक्ट नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया, तो मेरे ऊपर क्या हो सकता है? सुनो, सबसे पहले यू विल बी डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट। आप क्या मान लिए जाओगे? आप एक एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिए जाओगे। और एसएससी इन डिफॉल्ट एक बहुत बड़ा टर्म है। आपको मान लिया जाएगा कि आप एसएससी इन डिफॉल्ट, और एक भयानक सेक्शन है 221 के ऊपर एओ के पास पावर है कि द मोमेंट यू आर एसएससी इन डिफॉल्ट एओ कैन लेवाई अ पेनल्टी। AO can levy a penalty to the amount 100% amount of tax। मतलब जितना टैक्स आपने नहीं पे किया, TDS नहीं पे किया, AO आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है, बट दैट इज फुल्ली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ AO। AO चाहे तो कर सकता है। ये तो खाली पेनल्टी की बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट आने वाला है। इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि सर आप डीले कर रहे हो, आपको TDS टाइमली डिपॉजिट करना चाहिए बट आप डीले कर रहे हो। तो सर इसमें दो तरह का डीले होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है डिडक्शन में डिले करना। डिडक्शन में डिले करना मतलब याद है टाइम ऑफ डिडक्शन, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ पे विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने इसमें डिले किया मतलब एक दिन तक आपको डिडक्ट कर लेना चाहिए, आपने डिडक्ट किया कुछ दिन तक, तो ये जो डिले है इसके ऊपर भी इंटरेस्ट है। एक डिले होता है कि यू हैव डिडक्टेड द TDS बट यू हैव नॉट डिपॉजिटेड द TDS। आप सरकार को जमा करने में लेट किए हैं, डिडक्ट कर चुके थे। फर्स्ट सिनेरियो में था आप डिडक्ट ही नहीं किए तो डिपॉजिट तो भूल जाइए। तो बताइए कौन सा चोरी बड़ा है, डिडक्ट ही नहीं करना कि डिडक्ट कर लिया और डिपॉजिट नहीं करना? सर चोरी नंबर 2 बड़ा है, डिफॉल्ट नंबर 2 बड़ा है कि यहां पे यू आर डिडक्टिंग बट यू आर नॉट डिफॉल्टिंग, I mean you're not depositing. So government is saying that if you have not deducted at all, so 1% per month or part of the month, I repeat, जितना महीना into 1% या जितना डेज, मतलब मान लो 3 महीना 2 डेज, इसको बोलते हैं पार्ट देयर ऑफ। इट विल बी कैलकुलेटेड टू 4 मंथ्स, मतलब राउंडिंग ऑफ पूरा कर देना। 4 महीना है, 4 महीना 1 दिन तो 5 महीना, 4 महीना 10 दिन तो 5 महीना, 4 महीना 28 डेज तो 5 महीना। एक दिन भी डिले हुआ तो वो 1 महीना का 1% में कैलकुलेट हो जाएगा। सो फ्रॉम इंटरेस्ट हाउ यू विल कैलकुलेट, पहले सबसे में चलो 1% पर मंथ होगा जब मैंने TDS डिडक्ट ही नहीं किया, देयर इज अ डिले इन डिडक्शन। बट व्हाट इफ देयर इज डिले इन डिपॉजिटिंग, आप डिडक्ट कर लिए, आप डिपॉजिट नहीं किए, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज टू 1.5%। आपको 1.5% के हिसाब से TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट करना पड़ेगा। I mean 1.5% के आपको वो टैक्स के ऊपर 1.5% इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, सेम पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। सो 1.5% जो है, 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ इज ऑन डिले इन डिपॉजिटिंग TDS एंड 1% इज ऑन डिले इन डिडक्शन। मतलब आप डिडक्शन नहीं किए तो आपके ऊपर 1% लगेगा। आप पीरियड एक बार समझ लीजिए। When I'm talking about deduct under failure to deduct TDS, तो there's a interest section 201(1)(a). 201(1)(a) बोलने वाला है कि 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। 201(1) बोलने वाला कि 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो जिस दिन आपका टैक्स डिडक्टेबल होना चाहिए टिल द डेट आपका डिडक्ट हो गया, सर वेरी नॉर्मल, वो 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पेनल्टी लग सकता है जितना 221 में AO की डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आप टैक्स पेमेंट ही नहीं किए आफ्टर डिडक्शन, सो 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से लगेगा और वो कंटिन्यू करेगा पूरा सफर। ध्यान से देखिएगा, डिडक्शन जब होना चाहिए था टिल डेट ऑफ डिडक्शन, अगर आप डिडक्ट कर लिए तब तक हम आपको 1% ही पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। डिडक्ट होते ही और डिपॉजिट में डिले हो रहा है तो उस पीरियड के लिए यू विल बी चार्ज्ड 1.5%। तो 1% is till the date of deduction and 1.5% is till the date of payment। तो डेट ऑफ डिडक्शन से लेके टू डेट ऑफ पेमेंट आपको 1.5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1.5%। फीस और पेनल्टीज, अच्छा फीस बाद में आएंगे, पेनल्टी हम अभी पढ़ा रहे हैं 221। फीस के ऊपर भी है,
अगर आप रिटर्न्स फाइल नहीं करते हो टीडीएस का रिटर्न्स टाइमली फाइल नहीं करते हो, सो डिले इन फाइलिंग टीडीएस रिटर्न्स 200 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज। 10 दिन का डिले 2000 रुपया फीस लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली मैक्सिमम अमाउंट इज टीडीएस। टीडीएस जितना इन्वॉल्व था उस रिटर्न में, उससे ज्यादा आपका फाइन फीस नहीं लग सकता। सो फीस इज 200 पर डे और अमाउंट ऑफ टीडीएस विच एवर इज लोअर। अब गाइस इसमें मैं आपको याद दिला दूं, अपने फीस फॉर रिटर्न फाइलिंग डिले भी पढ़े थे, वो 234F था, दिस इज 234E। 234F क्या था कि अप टू 5 लाख, अब आई मीन इफ यू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अप टू 31 दिसंबर 5000 फीस, अदर केसेस 10,000 फीस, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, फीस कैन नॉट एक्सीड रुपीज 1000। ओके, आई होप इट इज क्लियर। पूरा कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कि इंटरेस्ट है 1%, 1.5% पेनल्टी, पूरा 100% एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फी फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न्स 200 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ टीडीएस। गाइस अगर आपको याद होगा, डीम डिडक्शन ऑफ टीडीएस हम लोग ने 40AI और 40IA में पढ़ा था कि इफ आई एम पेइंग सम इनकम टू अ पेई एंड इफ पेई हैज पेड द टैक्सेस ऑन हिज रिटर्न फाइलिंग डेट, ठीक है, and if payer has furnished a certificate to this fact given by a chartered accountant that the payee has duly recorded the income which I have paid in his books and paid the tax in his return, then I payer will not be deemed to be SSC in default। मैं SSC in default नहीं माना जाऊंगा, मतलब मेरे पे पेनल्टी नहीं लग सकता, लेकिन आई रिपीट, लेकिन सर मेरा जो टैक्स था गवर्नमेंट को कब जाना चाहिए था? जब मैंने टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करना था, दैट इज 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 30 डेज इन केस ऑफ मार्च। लेकिन इस केस में डिडक्टी ने टैक्स भरा, और डिडक्टी कब टैक्स भरा? वो तो अगले साल उसके रिटर्न ऑफ इनकम भरते समय टैक्स भरा। सो ये जो डिले है, जो गवर्नमेंट को टैक्सेस लेट पहुंचा, बिकॉज ऑफ मी आई शुड हैव डिडक्टेड बट आई डिड नॉट डिडक्ट, व्हाई? बिकॉज आई फॉरगॉट और व्हाटएवर द केस में बी। सो इन दिस केस गवर्नमेंट विल टेल मी, बॉस मैं आपको पेनल्टी नहीं लगा रहा, बट आप पे इंटरेस्ट लगेगा। आई रिपीट, आप पे इंटरेस्ट लगेगा, 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, जब से आपको डिडक्ट करना चाहिए था टिल द डेट दी पेई मतलब जो मेरा पेई है, जिसको मैंने पेमेंट किया है, वो रिटर्न फाइल किया है, तब तक मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो आई होप यू नो अंडरस्टूड कि दिस इज नोन एज डीम्ड डिडक्शन। और इसी केस में अगर मेरा पेई ऑलरेडी टैक्स भर दिया है तो मुझे कभी भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा वो खर्चा 40AI में या 40AI में, बिकॉज यही वो एक्सपेंडिचर था जो हम लोग पीजीबीपी में पढ़े थे, और यही चीज है जो टीडीएस में अपने पढ़े। तो गाइज लिंकेज करना बहुत जरूरी है, एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ओके ओके, ये इतना रेलिवेंट नहीं है। 206AA मैंने आपको करा दिया है, 206AA मैंने आपको करा दिया है, ये चीज आप ध्यान रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम TDS। अब अपने करते हैं TCS। नाउ लेट्स स्टार्ट TCS। ओके, अब अपने एक बार आपको मैं लेकर चलता हूं TCS में। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, बहुत ही आसान चैप्टर, सिंपल है, TDS के साथ है, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये है छोटा सा, एकदम नन्ना सा प्यारा सा, और एग्जाम में भी इसको अच्छे से आई मीन इंस्टीट्यूट पूछ लेता है। Okay, so I will explain this topic in a very easy manner, simple manner, and after this we'll start with advanced tax. So tax collection at source, that is, इसका section क्या है? 206C। First of all understand the concept of tax collection at source। TDS क्या होता है कि I am paying certain income to a payee, I am deducting taxes on his income, right? TCS is उल्टा, seller is selling certain goods to the buyer and seller is collecting taxes from the buyer। तो सेलर अगर 1 लाख रुपीस का गुड्स बेच रहा है बायर को, तो सेलर को 5% TCS भी कलेक्ट करना पड़ता है बायर से, जिसका क्रेडिट बायर ले लेता है सेलर से। तो आप सोचेंगे सर ये भी एक तरह का जीएस, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है क्या? बोल सकता हूं, इट्स एन इंटरिम लेवी। आई रिपीट, TCS इज एन इंटरिम लेवी, एक बार लगता है बाद में क्रेडिट ले लेता है। मैंने एक बार लगाया, कलेक्ट किया, बाद में बायर क्या करेगा? अपने
रिटर्न ऑफ इनकम में जब वो फाइल करेगा उसका क्रेडिट ले लेगा, बिकॉज उससे एक्स्ट्रा कलेक्ट किया गया है पैसा, तो वो टैक्स के फॉर्म में सरकार सेलर से कलेक्ट करवाती है। एंड वो जो टीसीएस होता है ना, बहुत ही प्रिस्क्राइब गुड्स पे लगता है, सारे गुड्स पे नहीं लगता है। अब आपको यही समझना है कि वो कौन कौन से गुड्स पे टीसीएस कलेक्ट होता है। अंडर सेक्शन 206 सी, ठीक है, 206 सी, इस सेक्शन पे टीसीएस कलेक्ट होता है। इसके 3 पार्ट्स है। क्या पार्ट्स है? 3 पार्ट्स, ठीक है। वो एक एक पार्ट करके अपने चलेंगे। सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1C एंड सब सेक्शन 1F, ठीक है। 206C, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1C एंड सब सेक्शन 1F, ये 3 पार्ट्स में टीसीएस के चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। यहां पर जो डेटर है दे विल कलेक्ट टीसीएस, आई होप यू अंडरस्टूड। वहां पे क्या था कि जो क्रेडिटर है, जैसे मैंने उसके बुक्स में क्रेडिट किया, पे के बुक्स में अपना बुक्स, पे का अकाउंट अपने बुक्स में क्रेडिट किया, मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। उल्टा सोचिए, अब टीसीएस में सेलर इज सेलिंग गुड्स, तो मेरे बुक्स में डेबिट होगा किसका अकाउंट? बायर का अकाउंट, यानी डेटर का अकाउंट। सो डेटर के मेरे बुक्स में डेबिट हुआ, यानी डेबिट टू द अकाउंट ऑफ, डेबिट टू माय अकाउंट, डेटर को डेबिट किया, डेबिट टू माय अकाउंट, और एट द टाइम ऑफ रिसीट विच एवर इज अर्लियर, जब मैंने अपने बुक्स में उसको एक्नॉलेज कर लिया कि मेरे को उससे पाना है, तो टीसीएस कलेक्शन करने की लायबिलिटी आ चुकी है, या फिर मेरे को उससे रिसीट हो गया है, विच एवर इज अर्लियर। तो टीडीएस का पूरा ऑपोजिट कॉन्सेप्ट चलेगा टीसीएस, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टीडीएस ही समथिंग इज देयर विच यू विल ऑलवेज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, टीसीएस सबसेक्शन 1 बोलता है सेलर्स ऑफ सर्टेन गुड्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द बायर्स एट स्पेसिफाइड रेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट आस्क मी सर ये क्या सेक्शन, ये क्या रेट्स लर्न करना है, डेफिनेटली लर्न करना है, एग्जामिनेशन में आ जाता है। 206C सबसेक्शन 1 में ये 7 तरह के गुड्स हैं जिसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट होगा। ये है पार्ट 1। एल्कोहलिक लिकर पे है 1%, स्क्रैप मटेरियल्स पे है 1%, और मिनरल्स बीइंग कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर पे है 1%। तो ये 3 आर्टिकल्स है जिस पे आपको 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। देन कम्स तेंदू लीव्स। तेंदू लीव्स जो आप अपने सेल करेंगे तो 5% टीसीएस कलेक्ट होगा। बाद बाकी 3 कमोडिटी पे 1% है, दैट इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप, मिनरल्स बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर। बाकी जो 3 कमोडिटी है उसके ऊपर आपको 2.5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी जो 3 कमोडिटी है उसके ऊपर आपको 3%, आई मीन 2.5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज, मतलब टिम्बर हो गया वुड, प्लाई। टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन 3, कोई भी मोड से अगर आप टिम्बर परचेज करते हो तो आप, अगर या बेच रहे हो तो आपको 2.5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदू लीव्स, कोई भी फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोड्यूस हो गया, फॉरेस्ट का प्रोडक्शन हो गया, उस पे भी 2.5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अल्कोहलिक खाली तेंदू लीव्स 5% है, बाद बाकी 1% वाले आइटम है और 2.5% वाले आइटम है। लेकिन इसमें अगर अपने ध्यान रखना है गाइस कि व्हेन आई एम सेलिंग द गुड्स, आई हैव टू मेक श्योर दैट सामने वाला पार्टी उस गुड्स को ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है। अगर वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो टीसीएस कलेक्ट होगा। लेकिन इफ आई एम सेलिंग टू अ मैन्युफैक्चरर और इफ आई एम सेलिंग टू अ पर्सन हु विल बी यूजिंग दिस गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो इन दिस केस अगर टैक्स लगा देगा ना तो दिक्कत क्या आएगा पता है? जो मैन्युफैक्चरर है, ही बीइंग द फर्स्ट पर्सन इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आप इसका कॉन्सेप्ट जीएसटी में पढ़ोगे, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वो सबसे पहले आता है। तो इन दिस केस जब वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सबसे पहले आता है, अगर उसके हाथ में हम टीसीएस
चार्ज करवा दिए हैं तो उसके हाथ में कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली फर्दर जो मिडिल मैन वाले लोग हैं, फर्दर सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, उनके हाथ में टैक्सेबिलिटी बढ़ जाएगी या उनके हाथ में कॉस्ट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि नो कलेक्शन ऑफ टीसीएस शैल बी मेड इन केस ऑफ अ रेसिडेंट बायर। अगर रेसिडेंट बायर को मैंने बेचा है, अगर बायर ने राइटिंग में दे दिया डिक्लेरेशन to this effect that the goods which he is purchasing is being utilized for purpose of manufacturing, processing or producing the articles or things or for purpose of generation of power, power generation के लिए आप अगर इस सारे materials को use कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स के लिए यूज कर रहे हो और ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कर रहे हो, ट्रेड मतलब आप परचेज किए फर्दर सेल कर दिए, परचेज किए फर्दर सेल कर दी, तब तो टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। बट मैन्युफैक्चरिंग पर्पस है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। अगर बायर अपने मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए नहीं ले रहा है तो फिर टीसीएस कलेक्ट करना, वरना मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए ले रहा है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। ओके ओके सर, आगे बढ़िए सर। ये हुआ अपना 206C सबसेक्शन 1, ये रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब आता है अपना 206C सबसेक्शन 1C, बहुत सिंपल है। जो पर्सन लीज पे देता है और ट्रांसफर करता है राइट या इंटरेस्ट इन एनी पार्किंग लॉट, मेरा एक बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है, या टोल प्लाजा, या अ माइन और अ क्वारी, माइनिंग राइट्स है मेरे पास, या मेरे पास टोल प्लाजा है, या मेरे पास पार्किंग लॉट्स है। सो इन दिस केस अगर मैं किसी दूसरे पर्सन को ये ट्रांसफर कर रहा हूं राइट्स अदर देन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि यहां पे बायर के डेफिनेशन में पब्लिक सेक्टर कंपनी, हम आगे पढ़ाएगा आपको एक बार बता देगा कि बायर के डेफिनेशन में पब्लिक सेक्टर कंपनी है ही नहीं, तो बायर में कभी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं आएगा। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर खरीद रहे तो उनसे टीसीएस मत चार्ज करना, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी को छोड़कर अगर मैं किसी भी पर्सन को ये सारे 3 कमोडिटी या 3 राइट्स ट्रांसफर कर रहा हूं फॉर द यूज ऑफ पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा, माइन और क्वारी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, then the tax shall be collected from the licensee, जो मेरे से लीज पे ले रहा है या लाइसेंस पे ले रहा है, ऑफ द स्पेसिफाइड नेचर एट द रेट ऑफ कितना 2%। यहाँ पे जो रेट होगा वो कितना होगा 2% रेट हो जाएगा। क्या रेट होगा 2% रेट हो जाएगा। अब अगेन देखो कलेक्शन कब होगा, जब मैंने डेबिट किया, डेबिटिंग द अमाउंट पेबल बाय द लाइसेंसी to his account or at the time of receipt of such amount from the licensee or by issue of check or draft or by any other mode whichever is, मतलब जैसे भी मैंने अमाउंट रिसीव कर लिया और डेबिट टू माई इन माई बुक्स ऑफ हिज अकाउंट whichever is earlier, मेरे को क्या करना होगा टीसीएस कलेक्ट करना होगा, मेरे को क्या करना होगा टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 2%। पब्लिक सेक्टर कंपनी हुआ तो अब टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और आगे अपने पढ़ेंगे फॉरेन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे अंडरटेकिंग्स, ये सारे लोग भी बायर से डेफिनेशन से इंक्लूडेड है, इनके ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से एग्जाम में रिपीटेड आता है 206C सबसेक्शन 1F, वहां पर बात की है मोटर व्हीकल्स के लिए। ध्यान सुनना, मोटर व्हीकल्स के लिए बायर का डेफिनेशन अलग है। मोटर व्हीकल्स बोलता है एवरी पर्सन, अगर जो सेलर है अगर वो रिसीव किया अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन बाय सेलिंग एनी मोटर व्हीकल, अब ये मोटर व्हीकल चाहे लग्जरी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हेवी क्लास हो, डज नॉट मैटर, एसयूवी हो, हैचबैक हो, डज नॉट मैटर, मोटर व्हीकल बेचा है और मुझे 10 लाख रुपीज से ज्यादा का कंसिडरेशन मिला है तो मुझे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सच अमाउंट एट द रेट ऑफ 1%। 1% टीसीएस कलेक्ट होगा एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सच। यहाँ पे रिसीट के समय, यहाँ पे नहीं बोला डेबिट, यहाँ पे बोला जब रिसीव हो जाए पैसा 10 लाख से ज्यादा तो आप 1% टीसीएस और कलेक्ट करोगे फ्रॉम द बायर। अब इस बायर में अगेन, इस बायर में गवर्नमेंट लोग नहीं है, इस बायर में वो लोग नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बिजनेस में, बिकॉज ये मोटर व्हीकल है ना, तो मोटर व्हीकल में तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बिजनेस में है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बिजनेस में अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो अगर मेरे से परचेज कर रहे हैं तो उनसे आप टीसीएस कलेक्ट मत करिए।
आई रिपीट, वो अगर मेरे से परचेस कर रहे हैं जो खुद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बिजनेस में है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो इन दिस केस आप उनसे टीसीएस कलेक्ट मत करिए, गवर्नमेंट से टीसीएस कलेक्ट मत करिए, लोकल अथॉरिटी से टीसीएस कलेक्ट मत करिए। तो ये है फॉर द पर्पस ऑफ 261F। लेकिन बाकी सब सेक्शंस के लिए जो बायर का डेफिनेशन है, वहां पे तो पब्लिक सेक्टर कंपनी कोई भी हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, या फिर कोई भी बायर जो रिटेल सेल में पर्सनल पर्पसेस के लिए अगर कोई गुड्स खरीद रहा है, मान लो मैं तेंदू लीव्स या कोई मिनरल पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा हूं, रिटेल सेल में ले रहा हूं, तो इन दिस केस अगेन बायर के डेफिनेशन में मैं इंक्लूडेड नहीं हूं, मेरे के ऊपर ये टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा टीसीएस में कि आपको सेलर के डेफिनेशन में भी होना पड़ेगा और आपको बायर के डेफिनेशन में भी होना पड़ेगा। बायर का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कौन कौन नहीं है, बाकी सब बायर है। सेलर में भी सारे गवर्नमेंट सब लोग सेलर है। इसमें एक चीज याद रखना, कंपनी फर्म ये भी सेलर है, और जो भी इंडिविजुअल एफजीएफ जिनका पिछले साल में टैक्स ऑडिट हुआ है ये भी सेलर है। लेकिन जो इंडिविजुअल एफजीएफ जिसका पिछले साल में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ ये सेलर नहीं है, ये टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे। कंपनी और फर्म टीसीएस कलेक्ट करेगा, ये सेलर के डेफिनेशन में आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो 1C एंड 1F, 1%, 2.5% या 5%, यहाँ पे 2% है फॉर पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन या क्वारी, और मोटर व्हीकल जिसका सेल कंस्ट्रक्शन एक्सीड करता है 10 लाख, वहां पे है क्या बोलते हैं 1% टीसीएस का रेट है। ठीक है, अब गाइज मेरे को आपको कुछ क्लैरिफिकेशन इसमें से पढ़ा देना है जो एग्जाम में आते हैं। देखिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, एग्जाम में जो भी चीज रेलेवेंट मुझे लगता है, चाहे वो मेरे मैट में हो चाहे वो मेरे मैट में नहीं हो, मुझे आपको कराना है, वो मेरा ड्यूटी है। देखिए सेलर का डेफिनेशन पूरा है, बायर का डेफिनेशन भी पूरा है। ठीक है, अब आप देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन आया था विच इज नॉट न्यू, विच इज ऑलरेडी देयर। यहां से क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए एग्जाम में, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सर क्या मोटर व्हीकल का जो सेल है क्या वो रिटेल लेवल पे भी लगेगा कि वो खाली मैन्युफैक्चरर्स डिस्ट्रीब्यूटर पे लगेगा? आई रिपीट, जब मैं किसी मैन्युफैक्चरर या मान लो मैं मारुति डीलर्स को या मैं मारुति के डिस्ट्रीब्यूटर्स को या फिर मैन्युफैक्चरर्स अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को अगर मोटर व्हीकल्स बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स अगर डिस्ट्रीब्यूटर को मोटर व्हीकल्स बेच रहे हैं, तो क्या वो एक रिटेल सेल है? डेफिनेटली नॉट। तो रिटेल सेल में ही मोटर व्हीकल्स का मैं बात कर रहा हूं 261F, रिटेल सेल में जो बायर है, रिटेल सेल में जो बायर है, यहाँ पे मोटर व्हीकल्स की बात हो रही है, मतलब 1 भूल जाइए, जनरल बायर का डेफिनेशन भूल जाइए, 1F का बायर का डेफिनेशन याद रखिए। सर 1F में कोई बायर के डेफिनेशन में तो बस गवर्नमेंट को एक्सक्लूड किया गया था, लोकल अथॉरिटी को किया गया था, पब्लिक सेक्टर कंपनी को किया था, बाद बाकी सब इंक्लूडेड है। लेकिन सर एक जनरल फिलॉसफी ये है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए कहीं पे भी जा रहा है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे रिटेल सेल के लिए यही क्वेश्चन है कि रिटेल सेल के ऊपर ही टीसीएस लगेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स अगर क्या बोलते हैं होलसेलर्स रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। क्या टीसीएस खाली लग्जरी कार्ड्स पे लगेगा? ऐसा कहीं कुछ डिस्टिंक्शन नहीं है, टीसीएस सारे कार्ड्स पे लगेगा इफ द सेल वैल्यूज एक्सीडिंग 10 लाख रुपीस। क्या टीसीएस एप्लीकेबल है इन केस ऑफ सेल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वहां पे बायर के डेफिनेशन में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, इनको किसी को कवर नहीं किया गया है, तो टीसीएस इनके केस में नहीं लगेगा। क्या टीसीएस एप्लीकेबल है मोटर व्हीकल पे? 1 मोटर व्हीकल के लिए 10 लाख है कि सारे मोटर व्हीकल्स के लिए 10 लाख का लिमिट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड फॉर एग्जामिनेशन एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहां पे एक आंसर है कि ईच मोटर व्हीकल के लिए लिमिट क्या है? 10 लाख का ईच मोटर व्हीकल। अगर 2 गाड़ी लिए तो दो बार 10-10 लाख का लिमिट आपको मिलेगा। क्या टीसीएस एट द 1% ऑन सेल मॉडल एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल? क्या कोई इंडिविजुअल अगर बेचता है तो टीसीएस कलेक्ट करेगा मोटर व्हीकल्स पे? only if he was liable to tax or in the preceding financial year, he is liable to collect TCS at the rate of 1%. How would the provision of TCS will be applicable in case where part of the payment is made in cash and part by check? अगर मुझे 10 लाख पार्ट कैश मिला पार्ट चेक मिला, डज नॉट मैटर। आई डिड नॉट टेल यू कि आप रिसीव कैसे करोगे, आप किसी भी तरह से रिसीव करिए, द मैटर इज सेम। टीसीएस कम नहीं लगेगा, ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो या पावर जनरेशन के लिए यूज कर रहे हो, ट्रेडिंग के लिए नहीं कर रहे हो, तो आपके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम टीडीएस एंड टीसीएस। आई थिंक इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं पढ़ना, मैं आपको ओवरऑल एक बार गाइडेंस दे देता हूं आपको क्या देखना है।
Just see the section numbers. 192 talks about salary, 192A talks about premature withdrawal from RPF, 193 talks about interest on securities, 194 talks about dividend, 194A talks about interest other than interest on securities, 194B talks about winning from lotteries, 194BB talks about winning from horse races, 194C talks about payment to contractors, 194D talks about क्या बोलते हैं इंश्योरेंस कमीशन, 194E टॉक्स अबाउट, उसको डी के बाद डी ए है, 194 डी ए talks about life insurance policy maturity, 194 E talks about payment to non-resident sportsmen, 194 double E talks about NSC deposits, 194 double E के बाद क्या आएगा बताओ, G talks about commission on sale of lottery tickets, 194 H talks about general commission of brokerage, 194 I talks about payment of rent, 194 IA talks about transfer of immovable property, 194 IA के बाद IB talks about payment of rent by certain individuals not liable to tax audit in the preceding financial year, 194 IC talks about payment by क्या बोलते हैं specified agreement specified under 45(5)(a), तो IA हो गया, IB हो गया, IC हो गया, 194 LA talks about compulsory acquisition of certain immovable property not referred in 194 IA, 194J talks about पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर के लिए कोई लिमिट नहीं है। 194 नया क्या सेक्शन आ गया, एम आ गया, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। वो सर्टेन सम्स क्या है, नॉट रेफर्ड इन 194C, 194H एंड इन 194J, ठीक है, क्योंकि आई के लिए ऑपोजिट आईबी का सेक्शन है। 194N टॉक्स अबाउट कैश विड्रॉल्स एक्सीडिंग 1 करोड़ फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, ठीक है, तो वहां पे आपको टीडीएस कटेगा 2%। सो दैट्स ऑल विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस केस। टीसीएस में जो रेट्स है वो आप पढ़ोगे 206C सबसेक्शन 1, 206C 1C, 206C 1F, ये आपको रेट्स याद रखना पड़ेगा। रेट्स एग्जाम में आते हैं, तेंदो लीव्स, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मोटर व्हीकल सेल एक्सीडिंग 10 लाख, ये सब एग्जाम्स में आ जाता है। पार्किंग लॉट 2%, मोटर व्हीकल्स के केस में 1%, ट्रेडिंग में लगेगा, मैन्युफैक्चर पे नहीं लगेगा, रिटेल सेल्स पे लगेगा, रिटेल सेल्स पे नहीं लगेगा, बायर का डेफिनेशन क्या है, सेलर में का डेफिनेशन क्या है, बायर में क्या नहीं आएगा, बायर में क्या आएगा, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, टीसीएस में याद रखेगा। और मुझे जो लगता है जो जनरली एग्जाम में नहीं आता है वो है कंप्लायंस प्रोसीजर ऑफ टीडीएस, वो एक बार लास्ट में जस्ट देख लेना। सो दैट्स इट फ्रॉम टीडीएस। So that's it from TDS. I think I have done justice to you, giving you the second class of TDS. आज का मैंने रफली 1.5 घंटा का क्लास लिया आज आपका TDS का, तो आई थिंक ये आपका डेफिनेटली स्कोरेबल होगा, बिकॉज 6 to 8 मार्क्स TDS से आता है। यू शुड डेफिनेटली do this topic very very nicely. Thank you so much for this chapter. I hope you have understood this chapter very very nicely.